चलिए ओके, तो आज लेते हैं हम एक ऐसा टॉपिक जो गारंटी से, इसकी गारंटी रहती है कि इसमें से एक सवाल आएगा, छोटा सा है, एक सवाल फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, और रीट में तो आता ही आता है सब में। बोलिए वो क्या है, कौन सा टॉपिक है? समाज तो बहुत बात की बात है बेटा, है नो मोटिवेशन तो मैं 15 दिन पढ़ाता हूं, पर्सनैलिटी में 1 महीने पढ़ाता हूं, 30 क्लासेस। अभी आपको पता है, वो भी बताएंगे। यस, डिस्ग्राफिया बताएंगे, लर्निंग एलडी है एक्चुअली, वो लर्निंग डिसेबिलिटीज। उससे पहले एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो गारंटी है, 2 भी प्रश्न आते हैं, 3 भी आते हैं, वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या बोलो? कंस्ट्रक्टिविज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्मितवाद, क्या बोलेंगे? और इसमें आएगा 3 लोगों की कहानी होती है इसमें, पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर। तो पियाजे, वाइगोत्स्की हम आपको बखूबी पढ़ा चुके हैं, है ना? आज पढ़ेंगे ब्रूनर। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालो, निर्मितवाद। फर्स्ट ग्रेड के लिए तो स्पेशली ये, या फिर इसका एक नाम है ज्ञान संरचनावादी उपागम। ज्ञान संरचनावादी उपागम। आपके कोई घर में भाई बहन हो, भाभी सा हो, अंकल हो, है ना? अगर वो कोर्स लेना चाहें तो हम आज से ऑफर दे रहे हैं दिवाली का ऑनलाइन। तो आपके वो 10 जो है ना दोस्त, उनको बताना, अच्छा ऑफर दे रहे हैं इस दिवाली पे। इंग्लिश में लिखिए कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। जल्दी करो, कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, तो इसके नाम से आपको आइडिया लग रहा है, निर्मितवाद का मतलब क्या? यस, निर्मितवाद का मतलब ज्ञान का निर्माण। ओके, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज। पहला प्रश्न आता है फर्स्ट ग्रेड में, पूछा गया है कि निर्मितवाद की उत्पत्ति किससे हुई? लिखो पहली बात, उत्पत्ति। उत्पत्ति संज्ञानवाद या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। उत्पत्ति संज्ञानवाद से। छोटी सी बात है पर सिलेक्शन करा देती है, पता है ना आपको। तो पहला सवाल याद रखेंगे, निर्मितवाद या ज्ञान संरचनावादी या केवल संरचनावादी उपागम, इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिविज्म की ओरिजिन, उत्पत्ति किससे हुई? संज्ञानवाद से हुई या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से हुई। सिंपल। ओके, दूसरी महत्वपूर्ण बात लिखो, निर्मितवाद की अवधारणा, निर्मितवाद की अवधारणा जीन पियाजे, निर्मितवाद की अवधारणा जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की तथा, बोलिए, जेरोम ब्रूनर। शाबाश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपने लिखा निर्मितवाद की अवधारणा जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की तथा जेरोम ब्रूनर के कार्यों पर आधारित है। दूसरी बात, ओके, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात याद रखेंगे, निर्मितवाद या ज्ञान संरचनावादी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कंस्ट्रक्टिविज्म की उत्पत्ति कहां से हुई? संज्ञानवाद से हुई। बोलिए कहां से? संज्ञानवाद से। दूसरी बात, इसमें 3 लोगों के नाम याद रखने, पहला नाम जीन पियाजे, दूसरा लेव वाइगोत्स्की और तीसरा जेरोम ब्रूनर। ओके,
अगली बात, निर्मितवाद मुख्यतः निर्मितवाद के मुख्यतः दो प्रकार हैं। निर्मितवाद के मुख्यतः दो प्रकार हैं। एक संज्ञानात्मक अथवा वैयक्तिक निर्मितवाद। संज्ञानात्मक अथवा वैयक्तिक निर्मितवाद, आगे जगह छोड़ देना छोटी सी। और दूसरा सामाजिक निर्मितवाद। निर्मितवाद के कितने प्रकार मुख्यतः? दो। पहला वैयक्तिक या फिर संज्ञानात्मक निर्मितवाद और दूसरा सामाजिक निर्मितवाद। याद रखना, इसके प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। और सामाजिक निर्मितवाद के वाइगोत्स्की और ब्रूनर। वाइगोत्स्की व ब्रूनर। वाइगोत्स्की व ब्रूनर। ओके, वाइगोत्स्की व ब्रूनर। सिंपल। हम वाइगोत्स्की पढ़ चुके हैं, याद है ना? जेडपीडी याद है? इसके फोल्डिंग भी पढ़ा था वहां पे। हालांकि हमने आपको वहां पे एक बात लिखाई थी, इसके फोल्डिंग शब्द किसने दिया? ब्रूनर ने लिखवाया था सुनीता। ओके, तो पियाजे वाइगोत्स्की पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे ब्रूनर। क्या पढ़ेंगे? ब्रूनर। लिख लिया सबने? चलें आगे। ओके, निर्मितवाद के कितने प्रकार? दो। पहला कौन सा? संज्ञानात्मक निर्मितवाद और दूसरा सामाजिक। संज्ञानात्मक निर्मितवाद के जनक कौन? जीन पियाजे। और सामाजिक निर्मितवाद में वाइगोत्स्की व ब्रूनर। ओके, अगली बात, नोट, शिक्षा के क्षेत्र में यह पूछा गया है बहुत बार, इसलिए कई बार ब्रूनर को जनक भी बोलते हैं निर्मितवाद का, बोलते हैं ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में निर्मितवादी उपागम। शिक्षा के क्षेत्र में निर्मितवादी उपागम लागू करने का श्रेय। शिक्षा के क्षेत्र में निर्मितवादी उपागम क्या करने का? लागू करने का श्रेय। बोलिए किसको? यस, लागू करने का श्रेय जेरोम ब्रूनर। वो जानबूझ के ऐसा आप मेरे को वो कर रही हो, है ना, छेड़ रही हो। वो रोज चली जाती है, तो उसका ये था कि आज सर ने मेरे को टोका नहीं, तो ऐसे कर रही है। मैं हूं, आज मैं टोकूंगा नहीं तुमको। जेरोम ब्रूनर को दिया जाता है। अब तक कुछ नहीं बोला, कर रही है ऐसे, बोलेंगे नहीं। ओके, क्या था? शिक्षा के क्षेत्र में निर्मितवाद को लागू करने का श्रेय किसको? ब्रूनर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। ओके, आगे बढ़े उससे पहले ब्रूनर के बारे में बुक्स भी देखनी है। इनकी किताबें बहुत पूछी जाती है परीक्षा में। एक्चुअली ब्रूनर के 3 स्टेटमेंट और इनकी 2 किताबें लगभग 100 टाइम्स पूछी गई, 100 टाइम्स। तो बुक्स क्या क्या हैं लिख लो आप। पहली बुक आई थी 1956 में, बताओ कोई? सुमन, एनीबडी? लिखो पहली बुक का नाम। ए स्टडी ऑफ थिंकिंग, यानी किस तरह से हम सोचते हैं उस पर स्टडी करी। ए स्टडी ऑफ थिंकिंग 1956। ए स्टडी ऑफ थिंकिंग 1956। लेकिन इनकी किताब जो ज्यादा मशहूर है वो कौन सी बताओ? प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। दूसरी बुक का नाम लिखो, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन
ये बुक 1960, एक बुक आई थी इनकी, द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन, रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन, 1971। और एक बुक आई थी इनकी, चाइल्ड स्टोक, चाइल्ड्स टॉक, टॉक समझते हो ना, '83। चार किताबें बहुत मशहूर हैं, परीक्षा में बहुत पूछी गई है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारे नोट्स 60 नंबर की साइकोलॉजी आएगी फर्स्ट ग्रेड में, 1983। काम के रहेंगे, बहुत काम के रहेंगे। ओके, तो चार किताबें बोलिए। पहली का नाम ए स्टडी ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब संज्ञानवाद है ना, संज्ञानवाद समझते हो ना। ओके, दूसरी बुक का नाम प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब ब्रूनर ने कौन से क्षेत्र में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, शाबाश। तीसरी बुक का नाम द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब ब्रूनर किससे जुड़े हैं, शिक्षा से, एजुकेशन। और फाइनली चाइल्ड टॉक, आपको याद है टॉक टू टीचर्स, ध्यान नहीं होगा, बताया था मैंने, टॉक टू टीचर्स अबाउट साइकोलॉजी बुक लिखी थी। टॉक टू टीचर्स याद रखना, विलियम जेम्स ने लिखी थी। और चाइल्ड टॉक की किसकी है, ब्रूनर की है। ओके, चलें आगे। ओके, आगे चलना पड़ेगा। मेरी 66 क्लास हो चुकी हैं आपके, 66 क्लासेज, अभी इससे ज्यादा बाकी है, पर सारी चीजें कमाल की हैं। जिंदगी में दोबारा साइकोलॉजी में देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, कभी कभी आने वालों। ओके, अब थोड़ी सी बात, एक्चुअली शिक्षा के क्षेत्र में निर्मितवाद में ब्रूनर ने क्या क्या किया। तो कुछ 2-3 पॉइंट बहुत कॉमन है, आपने अक्सर देखा होगा परीक्षाओं में। ऐसा कोई पेपर नहीं है कि जिसमें आया नहीं हो कि छात्रों को छोटे छोटे समूह में बांट दें, सुन रहे हो, और उनको आपस में चर्चा करने के मौके दें। सामने देखो, छोटे छोटे समूह में बांट दें, साथ में उनको आपस में चर्चा करने के क्या देंगे, मौके देंगे। शिक्षक किसकी भूमिका में रहेगा, नोट निर्देशक, फैसिलिटेटर, यही तो खास बात है। शिक्षक क्या रहेगा, फैसिलिटेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुविधा प्रदाता या सरलीकर्ता या सुविधाकर्ता, ये तो गारंटी से आता है। इंस्ट्रक्टर तो गलत ही हो जाएगा, अभी वो चैलेंज हो गया। इंस्ट्रक्टर क्या होता है, कोई बोला ना मैं तुमको पढ़ाता हूं, इंस्ट्रक्शन देता हूं, वो गलत बात है। अनुदेशक, निर्मितवाद अनुदेशन के खिलाफ है, अनुदेशक नहीं बोलते, सुविधा प्रदाता बोलेंगे। और बच्चों को ऐसी परिस्थिति बना दें ताकि बच्चे खुद ही चिंतन करें, हालांकि वो सक्रिय रह के डिस्कशन भी करें, टॉक भी करें, और उनका चिंतन मौलिक बने। मौलिक समझते हो क्या, खुद का नया नवीन, शाबाश। लेकिन साथ में कुछ बातें ऐसी हैं निर्मितवाद की कॉमन, लिखो आप लिखें निर्मितवाद की प्रमुख मान्यताएं, यानी निर्मितवाद क्या मानता है। आपको ऑप्शंस में सीधी सीधी मिलेंगी ये बातें, निर्मितवाद की मान्यताएं। निर्मितवाद की मान्यताएं, पहली बात ध्यान दें, निर्मितवाद के अनुसार, आप सुन रहे हो ना, नाम कंस्ट्रक्टिविज्म है, तो यहां पे नॉलेज का क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा, कंस्ट्रक्शन को हिंदी में बोलते हैं निर्माण होगा या रचना होगी, या ज्ञान को संरचित किया जाएगा। कभी आपने ऐसा पढ़ा ना, तो संरचना, रचना, निर्माण। लेकिन खास बात यह कि निर्मितवाद के अनुसार, तुम ध्यान दो, आज कहीं खो रही हो, निर्मितवाद के अनुसार ज्ञान का अस्तित्व कहां होता है, अंदर कि बाहर, अंदर के बाहर, अंदर, किसके अंदर, दिमाग के अंदर। ओके, पहली बात ये लिखो, ज्ञान का अस्तित्व, मान्यताओं में पहली बात, ज्ञान का अस्तित्व, नीचे लिखा करो, कोई बात नहीं, फिर ऐसे लगता है जैसे यही चल रहा है ना, नीचे लिखो तो खुला खुला, फिर घर पे जाके वापस लिखते हो, हाँ फिर ठीक है। ज्ञान का अस्तित्व
बाहर नहीं, ज्ञान का अस्तित्व बाहर नहीं, बल्कि ज्ञान का अस्तित्व कहां नहीं, बाहर नहीं, बल्कि अधिगमकर्ता के मन में होता है। अधिगमकर्ता के मन में, मन का मतलब माइंड है, अधिगमकर्ता के मन में। तो पहली बात, ज्ञान कहां है, बाहर या फिर मन में? मन में, हमेशा याद रहेगा। ओके। दूसरा 100 बार आ चुका है, 100 टाइम्स, ध्यान दो। लिखा सबने? निर्मितवाद के अनुसार ज्ञान का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है? किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? जवाब है कभी नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है। एक ये सवाल ही आपका सिलेक्शन करवाता है। लिखो, अगर किया जा सकता तो फिर टीचर पहले ये था, पहले पता क्या था? पहले ये था कि गुरुजी ज्ञान का हस्तांतरण कर देंगे बच्चों के दिमाग में, बच्चों में। निर्मितवाद इसके खिलाफ है। निर्मितवाद तो कहता है कि गुरुजी तो केवल सुविधा देंगे, MKO तो केवल फैसिलिटी देंगे, ज्ञान का निर्माण तो बालक खुद ही करेगा। इसका मतलब ज्ञान का ट्रांसफर नहीं हो सकता। लिखो, ज्ञान का हस्तांतरण संभव नहीं, हस्तांतरण संभव नहीं, ज्ञान का हस्तांतरण संभव नहीं। कोर्स पूरा होने के बाद आप घर पे जाओगे, हमसे जुड़े रहोगे हमारे चैनल पे और ऐप पे, तो हम ये सारे सवाल पूछेंगे आपसे रोज, यही करते रहेंगे हम। उसमें हम देंगे रैंक, तब आएंगे पूरे राजस्थान के बच्चे, तब देखना आपको मजा आएगा। ये सारी चीजें बाद में आएंगी, अभी क्या, पहले अपन एक बार सिलेबस कर लेते हैं, क्योंकि जब आपसे रिश्ता बन ही गया तो फिर टॉपर तो बनाएंगे ही आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये बेहतरीन बातें हैं जो जनरली कहीं है ही नहीं, पेपर में है, परीक्षा में है। पहली बात, ज्ञान का अस्तित्व बाहर के अंदर अंदर, और दूसरी बात, क्या ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता है? नहीं होता, ये ध्यान रखना है। तीसरी बात, शिक्षक बोलो या नॉलेजेबल अदर्स बोलो, शिक्षक, बेटा क्लास में हूं, बाद में करेंगे। शिक्षक केवल सुविधा प्रदाता या सरलीकर्ता या प्रेरक, हिंदी में कोई भी नाम आ सकता है, इंग्लिश वाला फैसिलिटेटर याद रखना। शिक्षक केवल सुविधा प्रदाता या सरलीकर्ता या प्रेरक या फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, की भूमिका निभाता है। चौथी बात, तीसरी बात लिख ली सबने? शिक्षक किसकी भूमिका निभाता है? सुविधा प्रदाता या सरलीकर्ता या प्रेरक या फिर फैसिलिटेटर। क्योंकि शिक्षक ज्ञान देने वाला नहीं है, वो तो ज्ञान के निर्माण में सहयोग करता है। और ज्ञान का निर्माण कौन करता है? स्वयं बच्चा करता है। हालांकि वो इंटरेक्शन करता है, समझ रहे हो ना? ज्ञान के निर्माण में क्या करेगा? वो इंटरेक्शन करेगा वातावरण के साथ, बड़ों के साथ, दूसरे उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन ज्ञान का निर्माण खुद ही करेगा, हस्तांतरण नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात और लिखो, छात्र सक्रिय होंगे, छात्र सक्रिय रहकर छोटे छोटे समूहों में, छात्र सक्रिय रहकर छोटे छोटे समूहों में, टॉक टू चाइल्ड स्टॉक बोला ना, चाइल्ड स्टॉक, तो छात्र सक्रिय रहकर छोटे छोटे समूहों में विचार विमर्श व चिंतन करेंगे, विचार विमर्श व चिंतन करते हैं।
ओके, ये 4 बातें ध्यान रखना, रीट सीटेट से लेके फर्स्ट ग्रेड तक जरूर आएंगी। चलिए साहब, लिख लिया? चारों बातें लिख ली सबने? बताएं मेरे को, निर्मितवाद की उत्पत्ति किससे? संज्ञानवाद से। शाबाश। निर्मितवाद में 3 लोगों के नाम, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर। जीन पियाजे वाला निर्मितवाद क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक निर्मितवाद या वैयक्तिक निर्मितवाद। और सामाजिक वाले में 2 नाम और ब्रूनर। हम इनका कंपैरिजन भी बताएंगे आपको, अभी एक सवाल कंपैरिजन पे भी आता है, ब्रूनर पियाजे, वाइगोत्स्की पियाजे। सुन रहे हो ना? फिर अगली बात, हमने आपको क्या बताया? शिक्षा के क्षेत्र में इसको लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ब्रूनर को दिया जाता है। फिर ब्रूनर की बुक्स आप याद रखेंगे तो, चूंकि ब्रूनर भी संज्ञानवादी है, संज्ञानवाद से उत्पत्ति हुई है, इसलिए उनकी पहली बुक है थिंकिंग के बारे में, स्टडी ऑफ थिंकिंग, स्टडी ऑफ थिंकिंग। फिर शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया तो 2 किताबों में एजुकेशन नाम आ रहा है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। और फिर ये कहते हैं बच्चे सक्रिय रहते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो चाइल्ड्स टॉक, सिंपल। उसके बाद बड़ी महत्वपूर्ण बात, निर्मितवाद की अवधारणा क्या कहती है? ज्ञान का अस्तित्व बाहर के अंदर, अंदर। क्या ज्ञान का हस्तांतरण किया जा सकता है? नहीं। शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता, पर छात्र निष्क्रिय की सक्रिय? सक्रिय। ओके, अब अगली चीज, यस नहीं, विचार, बच्चे भी विचार विमर्श करेंगे, है ना? हाँ, तो एक बात बताओ, टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, निश्चित रूप से कभी भी आप ऐसा नहीं पढ़ते हो कि साहब गुरुजी पढ़ा रहे हैं। गुरुजी बच्चों से क्या कर रहे हैं? अंतरक्रिया कर रहे हैं। गुरुजी बच्चों से क्या कर रहे हैं? अंतरक्रिया कर रहे हैं। इसका मतलब गुरुजी भी बच्चों से बातें करेंगे, बच्चे आपस में भी बातें करेंगे, ठीक है। क्या मिलेगी? सुविधा, हेल्प। लेकिन अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन तो कहां होगा? अंदर होगा। भले ही विचार विमर्श करो। बात क्लियर हुई? ओके। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, फर्स्ट ग्रेड में तो स्पेशली ध्यान रखना, ये चीजें बहुत बार पूछी गई है। क्या है वो? लिखें आप, जेरोम ब्रूनर के महत्वपूर्ण योगदान। क्या कंट्रीब्यूशन है? जेरोम ब्रूनर के महत्वपूर्ण योगदान, जेरोम ब्रूनर के महत्वपूर्ण योगदान। मुझे याद है पूरे राजस्थान में जब ये सवाल आया था ना, आपके रीट में भी आया था, तो केवल हम ही ने, ओनली 1 हम ही ने बताया था। पिछली बार सुना आपने डिस्कवरी लर्निंग? सुना किसी ने? और ऐसे लिखाया था पेपर में, डिस्कवरी लर्निंग, हिंदी में डिस्कवरी लर्निंग। ये हाँ क्या? हाँ, तो डिस्कवरी लर्निंग जेरोम ब्रूनर का है। क्या क्या योगदान है? 1 नंबर पे लिखो आप, पहला लिखो, खोजपूर्ण अधिगम, इंग्लिश में डिस्कवरी लर्निंग। आंख बंद करके कर देना परीक्षा में, डिस्कवरी लर्निंग दिखे तो किसका नाम? ब्रूनर का। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, भाई भूमिका आपने जो पूछा उसका जवाब हमने आपको दिया था। एक्चुअली फर्स्ट ग्रेड में हम आपको पढ़ाएंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण प्रतिमान। तो ब्रूनर का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमान है, हर पेपर में है, हर पेपर में उठा के देखना। कोई बता सकता है क्या नाम है उसका? उसका नाम है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, संप्रत्य लब्धि प्रतिमान। क्या नाम है हिंदी में? संप्रत्य लब्धि प्रतिमान। तो ब्रूनर कहते हैं कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे के दिमाग में बनता है वो उसका कंस्ट्रक्ट करता है कॉन्सेप्ट का, उसी से चीजें बेहतर होती हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह हुई कि ब्रूनर इस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए जो 2 प्रकार की थिंकिंग होती है, 2 प्रकार की रीजनिंग होती है, जिसकी चर्चा हमने आपसे कभी करी थी, एक इंडक्टिव और एक डिडक्टिव। तो ब्रूनर इंडक्टिव थिंकिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंडक्टिव थिंकिंग की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की बात करेंगे। ये फर्स्ट ग्रेड में पढ़ाऊंगा मैं आपको अलग से, मतलब टीचिंग मॉडल्स में पढ़ाऊंगा। और खास बात, ये जब कॉन्सेप्ट बन जाता है तो फिर ये बात करते हैं मास्टरी की। किसकी बात करते हैं? मास्टरी की।
और मास्टरी लर्निंग के लिए इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दी है जो बहुत बार परीक्षा में आती है, करिकुलम के बारे में। बताइए कौन सी? ब्रूनर किस प्रकार के करिकुलम की बात करते हैं? नो, स्पाइरल करिकुलम। कौन सा करिकुलम? स्पाइरल करिकुलम। कुंडली, पढ़ा है ना आपने फर्स्ट ग्रेड में। स्पाइरल करिकुलम। क्यों स्पाइरल करिकुलम? क्या होता है लिखो, पहले बताता हूं। तो 2 नंबर पे लिखिए आप, 2 नंबर पे लिखिए निपुणता, निपुणता मास्टरी, निपुणता मास्टरी। 3 नंबर पे लिखो, हिंदी में क्या बोलेंगे? कुंडली बोला आपने, चलिए सर्पिलाकार, वर्ताकार, वर्तुलाकार, वर्ताकार नहीं वर्तुलाकार, सर्पिलाकार, कुंडली एक ही बात है। सर्पिलाकार पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या। इंग्लिश में जरूर लिखना स्पाइरल करिकुलम। चौथी बात जेरोम ब्रूनर की बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आगमनात्मक चिंतन। आगमनात्मक चिंतन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडक्टिव थिंकिंग। आप सब जानते हैं ना ये क्या होता है? इंडक्टिव थिंकिंग। 5वीं महत्वपूर्ण बात, वो मॉडल है जिसका नाम हम लिखेंगे संप्रत्य लब्धि प्रतिमान। हिंदी वाला बदलेगा परीक्षा में, पर इंग्लिश वाला नहीं बदलेगा। बाकी पब्लिक देखती रहेगी, आपको इंग्लिश वाला मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। अटेनमेंट समझते हो ना? मॉडल 6 नंबर। पियाजे और ब्रूनर में एक फर्क है। ब्रूनर वाइगोत्स्की दोनों भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए छठी चीज जो इन्होंने महत्वपूर्ण मानी वो है भाषा एवं संस्कृति। इंग्लिश में लैंग्वेज एंड कल्चर। और फाइनली 7वीं चीज जिसकी हम बात करेंगे डिटेल में, दैट इज कोडिंग। ओके, तो ये मेन कंट्रीब्यूशन ब्रूनर के ये 7 हैं, 7 परीक्षाओं में आए। कभी कौन सा, कभी कौन सा, नाम से ही काम हो गया बहुत बार। तो डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया? ब्रूनर ने। संप्रत्य लब्धि प्रतिमान किसका है? जेरोम ब्रूनर का। ओके, तो बाहर क्यों खड़ी हो? आ जाओ, कुछ पल्ले पड़ जाएगा। वो कहते हैं ना सत्संग के तो कुछ शब्द कानों में पड़े तो ही जिंदगी बदलती है। ओके, लिखा सबने? बताओ, हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? निर्मितवाद। निर्मितवाद की उत्पत्ति किससे हुई? संज्ञानवादी स्कूल से हुई। 3 लोग निर्मितवादी हैं, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर। शिक्षा के क्षेत्र में ब्रूनर का योगदान है। सबसे पहले किसने लागू किया? ब्रूनर ने किया। यहां ब्रूनर की महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन, योगदान क्या है? पहला, खोजपूर्ण अधिगम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्कवरी लर्निंग। तो आपको पेपर में कहीं भी डिस्कवरी लर्निंग दिखे तो किसका नाम लोगे? जेरोम ब्रूनर का। दूसरी बात, निपुणता का मतलब ये होता है मास्टरी। मास्टरी समझते हो सब लोग? ओके। और निपुणता के लिए जरूरी है स्पाइरल करिकुलम। क्या? यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुमन शायद तुम बता दोगी। ब्रूनर का एक स्टेटमेंट है जो अब तक परीक्षाओं में सबसे ज्यादा आया है। कौन सा? पियाजे के खिलाफ है वो इस बात में, मैंने बताया भी आपको बहुत बार। यानी जीन पियाजे बात करते हैं रेडीनेस की। किसकी बात करते हैं? रेडीनेस क्या है? मतलब जब बालक रेडी हो तभी हम उसको सिखाएंगे। ये थोंडाइक वाली रेडीनेस नहीं है, ये बायोलॉजिकल रेडीनेस है। क्या है? जैविक परिपक्वता है। तो जीन पियाजे कहते हैं जब तक बालक जैविक रूप से परिपक्व ना हो, बायोलॉजिकली रेडी ना हो, मेच्योर ना हो, तब तक हम उसको
नहीं सिखा सकते, पर ब्रूनर क्या बोलते हैं? ब्रूनर कहते हैं किसी भी बालक को किसी भी अवस्था में कोई भी बात सिखाई जा सकती है। यह बहुत बड़ी बात है। इसके लिए उन्होंने आपका ये स्पाइरल करिकुलम है, इसकी बात करी। क्या होता है स्पाइरल करिकुलम? बहुत सिंपल सा कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमको बताना है, पर पहले कोई भी एग्जांपल हो, जैसे सेल्स के बारे में, कोशिका के बारे में बच्चे को बताओ। ओके, तो आपने कोशिका के बारे में 5वीं तक की किताबों में पढ़ा है। जब आप तीसरी क्लास में थे या चौथी में थे या 5वीं में थे, तो आपने पर्यावरण में, साइंस में कोशिका पढ़ी है ना? उसमें केवल नाम था, केवल चित्र होगा। फिर वही कोशिका का टॉपिक आपको वापस मिलता है मिडिल क्लासेस में। बोलिए, मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता? टॉपिक सेम है और डीपली। फिर वही कोशिका आपको मिलती है बोर्ड की क्लासेस में। फिर आप बायोलॉजी लेते हो, आजकल 11th में लेते हैं ना सब्जेक्ट, तो आपने सब्जेक्ट लिया और फिर आपको वहां पे साइंस में मिलेगी कोशिका, फिर ग्रेजुएशन में मिलेगी, फिर आप मास्टर्स करते हो उसमें मिलेगी, फिर अगर पीएचडी करते हो तो आपका टॉपिक ही हो जाएगा कोशिका। तो बोलिए हम किस तरह से चले? इस तरह से चले मजबूती के साथ। इसको बोलते हैं स्पाइरल। क्या बोलते हैं इसको? स्पाइरल। और यही है मास्टरी। ये क्या है? मास्टरी। ओके, क्या बोला? नहीं, पहले 9th में लेते थे सब्जेक्ट। पहले 9th में सब्जेक्ट हुआ करता था, अभी 11th में। अभी नए में तो पता है क्या आ जाएगा? नई शिक्षा नीति में क्या आएगा पता है आपको? आप मैथ्स के साथ मॉडलिंग भी ले सकते हो, मैथ्स के साथ फैशन डिजाइनिंग भी ले सकते हो। डिसिप्लिन सारे मिक्सअप होंगे, अब सारी फैकल्टी मिक्स होगी। ओके, भाषा संस्कृति की बात ये मैं पढ़ाऊंगा आपको फर्स्ट ग्रेड वाला, जब टीचिंग मॉडल शुरू करूंगा ना, तब आपको बताएंगे ये क्या है। लैंग्वेज और कल्चर, यहां एक महत्वपूर्ण बात है। ब्रूनर का एक स्टेटमेंट है जो आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, लेकिन रीड से लेकर फर्स्ट ग्रेड तक आ चुका है। संस्कृति पे क्या था वो? एक तो मैंने आपको बताया ब्रूनर का स्टेटमेंट। इनके 3 स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध हैं। किसी को कभी भी कुछ भी सिखाया जा सकता है, ऐसा ब्रूनर कहते हैं। उसमें उसकी जैविक परिपक्वता का कोई रोल नहीं है। बस आप क्या ध्यान रखेंगे, आप पहले उसको सरल चीजें बताएं, फिर अगले साल मुश्किल, अगले साल मुश्किल, अगले साल मुश्किल। ये स्पाइरल है। दूसरा उनका स्टेटमेंट संस्कृति के बारे में है। किसी ने पढ़ा हो तो कभी भूले से, सोशल मीडिया पे भी जाओ तो ये चीजें लिया करो आप, कि बच्चा एक नग्न बंदर के समान नहीं, बल्कि संस्कृति युक्त मानव है जिसका संस्कृति के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। 20 बार आया परीक्षा में, 20 बार। ओके, उसके बाद फाइनली भाषा संस्कृति होगी कोडिंग। कोडिंग क्या होती है? तो कोडिंग का मतलब होता है, सुन रहे हो, कि ब्रूनर कहते हैं कि बच्चा ज्ञान का निर्माण कहां करेगा? बाहर के अंदर। अंदर जो ज्ञान का निर्माण होगा वो 3 तरह से होगा। कितने तरह से होगा? 3 तरह से। और ये जो 3 तरह की बातें हैं, ये दरअसल 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेप्स हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला इनेक्टिव, सुना है आपने? दूसरा आइकोनिक, सुना है? तीसरा सिंबोलिक। इनेक्टिव क्या होता है? इनेक्टिव होता है एक्शन बेस्ड। पहले 1.5 साल तक केवल गामक अनुक्रियाएं करते हैं। आपको हमने बताई थी पियाजे में एक बात, कि पहले 1.5 साल तक क्या नहीं होता? पिक्चर सेव नहीं होती। पिक्चर सेव नहीं होती, इसका मतलब बिंब नहीं बनता। तो पहली अवस्था वही है जिसको बोलते हैं इनेक्टिव। हिंदी में बहुत से नाम है इसके, सक्रियता की अवस्था, विधि निर्माण अवस्था। फिर 1.5 साल बाद में पिक्चर सेव होनी शुरू हो जाएगी, इसको बोला आइकोनिक। क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलते हैं प्रतिमा परक या प्रतिबिंब वाली अवस्था। और फिर फाइनली तीसरी स्टेज आएगी, यह सिंबॉलिक। सिंबॉलिक है लैंग्वेज, आइकोनिक है इमेज। ये बहुत ही खास बात है, लिखो आप नीचे, इंपोर्टेंट करके लिखिए। इंपोर्टेंट जेरोम ब्रूनर ज्ञान की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, संरचना को जेरोम ब्रूनर ज्ञान की संरचना को कोडिंग नाम देते हैं। कोडिंग नाम देते हैं और इसके 3 चरण
बताते हैं। एक खास बात और हम आपको बता दें, कोडिंग क्या है, कोई पूछ ले तो क्या बोलेंगे? कोडिंग है द प्रोसेस, यस, हाउ टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, उसका प्रोसेस है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। और ये ब्रूनर के अनुसार 3 तरह से होता है। एक महत्वपूर्ण बात हमने आपको बताई, पियाजे से ब्रूनर क्यों अलग हैं? अभी तक 2 बातों में अलग हो गए। बोले कौन सी 2 बातें? एक तो यस, पियाजे तो कहते हैं कि परिपक्वता जरूरी है और ब्रूनर कहते हैं कभी भी सिखा दो। दूसरा, पियाजे बात करते हैं केवल वैयक्तिक निर्मितवाद की और ये बात करते हैं सामाजिक निर्मितवाद की। तीसरी महत्वपूर्ण बात सुने, हमने आपको पियाजे में एक बात बताई थी कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डिस्क्रीट होता है कि कॉन्टिन्यूअस? याद करो, सतत होता है कि असतत? असतत होता है, क्योंकि वो स्टेजेस में होता है, याद है ना? पियाजे ने कहा असतत होता है। क्यों होता है असतत? क्योंकि आपको याद है एनिमिज्म चांद तारों से बात करता है, लेकिन अगली स्टेज में क्या वो बात रहती है या चली जाती है? चली जाती है। एनिमिज्म चला गया, इगोसेंट्रिज्म चला गया, बोले गया, मूर्त चिंतन चला गया, अमूर्त चिंतन आ गया। तो पियाजे तो ज्ञान को बताते हैं असतत या डिस्क्रीट, और ब्रूनर कहते हैं ज्ञान सतत होता है, विकास सतत होता है। पहली वाली चीजें बाद में भी रहती हैं। हालांकि पियाजे में एक्सेप्शनल, मैंने आपको बताया होगा, सिंबॉलिक प्रोसेस वो बात तक रहता है, बाकी चीजें चली जाती हैं। तो चरण बताते हैं, लेकिन ये चरण कैसे हैं? असतत है कि सतत? सतत है। हल्का सा ब्रैकेट में लिख दो, सतत, कॉन्टिन्यूअस, बस इतना सा लिख दो शॉर्ट में। ओके, लिखा सबने? तो कोडिंग के 3 स्टेप 1 नंबर पे लिखो। सक्रियता अवस्था, अवस्था भी कहते हैं इनको। इनके मैं आपको बता दूं, परीक्षा में बहुत से नाम आते हैं हिंदी में, गूगल से ट्रांसलेट करके पेपर बनता है। तो कभी सक्रियता की अवस्था आता है, कभी क्रेइक अवस्था भी आया था। क्रेइक, ये केवल राजस्थान में हमारी बुक में था, क्रेइक अवस्था। सक्रियता की अवस्था, क्रेइक अवस्था। एक इसका नाम है विधि निर्माण अवस्था। लेकिन जो काम की बात है वो क्या है? यस, बोलिए, इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव लिखोगे, इनएक्टिव स्टेज। और ज्यादातर तो परीक्षा में ऐसा होता है कि हिंदी में लिखा था इनएक्टिव, इनएक्टिव स्टेज। 0 से 18 माह, 0 से 18 माह। तो पहले इनएक्टिव स्टेज, ये शब्द याद रखेंगे, इनएक्टिव, 0 से 18 माह। लिखा सबने? बताओ पहला नाम जल्दी से। सक्रियता। दूसरा नाम क्रेइक। तीसरा नाम विधि निर्माण, इंग्लिश में इनएक्टिव स्टेज। समय कितना? ओके, इसको इनएक्टिव क्यों बोलते हैं बताओ? नहीं होता, इसका मतलब इसमें वो वाली चीज नहीं होती, सेव नहीं होती। लिखो, इस अवस्था में बालक, इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को, इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को, अपनी अनुभूतियों को गामक क्रियाओं के माध्यम से, अपनी अनुभूतियों को गामक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। अनुभूतियां और कुछ नहीं है बल्कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है। अपनी अनुभूतियों को गामक क्रियाओं के माध्यम से क्या करता है? व्यक्त करता है। ओके, एक छोटी सी बात और लिखो। अपनी अनुभूतियों को किसके माध्यम से व्यक्त करता है? गामक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। हमने आपको एक बात बताई थी, याद करो पियाजे में, कि बच्चे में चिंतन की शुरुआत कब होती है? जब से इमेज पिक्चर सेव होनी शुरू होती है।
और ये 18 माह से ही शुरू होता है, 18 से 24 वाले में होता है। तो इससे पहले का जो चिंतन है उसको कौन सा चिंतन बोलते हैं? अतार्किक तो प्री ऑपरेशनल था। इससे पहले वाला चिंतन पेशीय चिंतन, क्या बोलते हैं उसको? पेशीय चिंतन या फिर पेशीय स्मृति बोलते हैं। ये लिखो आप। इस अवस्था में बालक पेशीय गामा के एक ही बात है, पता है ना आपको? पेशीय स्मृति, इंग्लिश में मोटर मेमोरी करता है। इस अवस्था में बालक पेशीय स्मृति या मोटर मेमोरी करता है। बस ये दो ही बातें याद रखनी है। 1.5 साल तक कौन सी मेमोरी होती है? मोटर मेमोरी। क्यों होती है मोटर मेमोरी? क्योंकि इमेज नहीं बनती। ओके, लिख लिया सबने? 2 नंबर। दूसरी है प्रतिमा परक अवस्था। प्रतिमा परक अवस्था या फिर इसका नाम है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात कौन सी? बोलो ना, ध्यान रखने वाली बात। आइकॉनिक, शाबाश, इंग्लिश वाली, ऐसे बोल दो ना, इंग्लिश वाली आइकॉनिक स्टेज। बेटा तुम उनको चुप करा गया हो, उनको बोलो है ना शांत रहो। आइकॉनिक स्टेज, और ये है आपकी 18 माह से 6 वर्ष। 18 माह से 6 वर्ष। अब क्या चेंज हो जाएगा 1.5 वर्ष का होते ही? बस क्या हो जाएगा? पिक्चर सेव होनी शुरू हो जाएगी। लिखो, इस अवस्था में अनुभूतियां मानसिक निरूपण, एक शब्द आता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मानसिक निरूपण, ब्रैकेट में लिखना है मेंटल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से व्यक्त होती है। इस अवस्था में अनुभूतियां मानसिक निरूपण, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? मेंटल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से व्यक्त होती है। दूसरी स्टेज लिख लिया सबने? बताओ नाम क्या है? प्रतिमा परक। दूसरा नाम किसकी? ए, हाँ, प्रेजेंट से प्रेजेंटेशन बना दिया ये। चलो ओके, बताओ प्रतिमा परक अवस्था दूसरा नाम बोलो। प्रतिबिंबात्मक अवस्था। इंग्लिश वाला याद रखना क्या? आइकॉनिक। पहली क्या थी इंग्लिश में? इनेक्टिव। पहली क्या थी? इनेक्टिव। ये क्या है? आइकॉनिक। ओके, और इसमें क्या होता है? मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मतलब मानसिक निरूपण, मतलब इमेज बनती है। क्या बनती है? इमेज। तीसरी कोडिंग, तीसरी बताओ, तीसरी का हिंदी में नाम? यस, प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक अवस्था याद आ रहा है? पेवलोव, वो चुप नहीं होंगे। या सांकेतिक अवस्था, शाबाश सुनीता, विद मोनिका। सांकेतिक अवस्था, इंग्लिश में सिंबॉलिक स्टेज। छह वर्ष के बाद। लिखो इसमें एक बात, लिख रहे हैं? लिखो, इस स्तर पर अनुभूतियां, इस स्तर पर अनुभूतियां, आप याद करो हमने आपको संकेत प्रतीक शब्द बताए थे, किसके लिए थे वो? किसके लिए थे संकेत प्रतीक? भाषा, लैंग्वेज। इस स्तर पर क्या लिखा?
इस स्तर पर अनुभूतियां भाषा के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। इस स्तर पर अनुभूतियां भाषा के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। ओके, सुन रहे हो? एक एग्जाम्पल ब्रूनर देते हैं कि छोटा सा बच्चा है, वो कुछ नहीं जानता, उसने किसी चीज को नहीं देखा, पहली बार उसने किसी चीज को देखा, सुन रहे हो ना? 1.5 साल तक का होगा, उसने किसी चीज को देखा तो दिमाग में पिक्चर सेव नहीं होगी, वो जो भी समझेगा उसके बारे में, क्योंकि सारा खेल परसेप्शन का है, तो उसको बोलते हैं आइकॉनिक स्टेज, माफ करें इनएक्टिव स्टेज। उसके बाद फिर उसके दिमाग में वो सेव हो गई गाय की पिक्चर, फिर कोई बोलता है गाय, कोई पढ़ता है गाय तो दिमाग बोलता है ये लो गाय, ये है आइकॉनिक स्टेज। और फिर जैसे वो गाय को देखता है वो बोलता है गाय, ये है सिंबॉलिक स्टेज। फाइनली एक बात और लिख लो, छोटी सी लिखो विशेष, और इसको ऐसे लिखो आप, 1 नंबर इनएक्टिव, आगे जगह छोड़ना, 2 नंबर आइकॉनिक, 3 नंबर सिंबॉलिक, इससे काम हो जाएगा आपका परीक्षा में। इनएक्टिव है एक्शन बेस्ड, पहले 1.5 वर्ष तक केवल एक्शन होंगे। 2 नंबर आइकॉनिक है, यह है इमेज बेस्ड, यहां दिमाग में इमेज बनती है। और 3 नंबर पे लैंग्वेज बेस्ड। मैसेज देना दिवाली के ऑफर का, आज से शुरू कर रहे हैं।